Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन बाय शिगले चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल 3.8 को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं एग्जांपल हमें क्या कहती है। एग्जांपल की स्टेटमेंट कहती है कि फिगर 322 जो कि ये है हमारे पास गिवन है, कहता है कि शो अ क्रैंक लोड बाय फोर्स F 1.3 किलो न्यूटन दैट causes twisting bending of 20 meter diameter shaft fixed to a support at the origin of the reference system. In actuality, the support may be an inertia that we wish to rotate, but for the purpose of the stress analysis, we can consider this a static problem. ठीक है, कहता है हमारे पास एक क्रैंक है या इसको आप एक हैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है, जिस पे हमारे पास लग रही है क्या, एक फोर्स लग रही है। फोर्स कितनी है? 1.3 किलो न्यूटन की, जो कि हमारे पास ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग अकर करती है कौन से सेक्शन पे? इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। आप ऐसा करें कि आप इसको डायनेमिकली ना लें, आप इसको स्टेटिकली कंसिडर करें और हमें चंद चीज़ें फाइंड करके दें। वो क्या चीज़ें हैं? पहले तो आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा करें कि हमें इसके ऊपर जो फोर्सेस, मूवमेंट्स एंड जो टॉर्क्स लग रही हैं पहले तो वो कैलकुलेट करें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये कर दिया। सेकंड हमें कहता है कि आप इसमें मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द आर्म बी सी एंड इंडिकेट वेयर दीज एक्ट। सेकंड हमें ये बताएं कि जो टॉर्जनल स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस लग रही हैं सेक्शन बी सी में, वो हमें क्या करें? कैलकुलेट करके बताएं और ये भी बताएं कि कहाँ लग रही हैं, ठीक है। फिर तीसरा हमें क्या कहते हैं? लोकेट अ स्ट्रेस एलिमेंट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द शाफ्ट एट ए एंड कैलकुलेट द स्ट्रेस कंपोनेंट दैट एक्ट अपॉन दिस एलिमेंट। कहता है कि स्ट्रेस एलिमेंट को लोकेट करें कहाँ पर? टॉप सरफेस ऑफ द ए पर, ठीक है, ऑफ द शाफ्ट ए, एंड कैलकुलेट ऑल द स्ट्रेसेस कंपोनेंट डेट एक्ट अपॉन दिस एलिमेंट। और उसके बाद हमें ये बताएं कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पर स्ट्रेसेस के लग रहे हैं इस कंपोनेंट के ऊपर, वो भी हमें कैलकुलेट करके बताएं और कहाँ लग रहे हैं ये भी बताएं। फोर्थ नंबर कहते हैं डिटरमाइन द मैक्सिमम नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस एट ए। कहता है हमें मैक्सिमम नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस बताओ इस पॉइंट ए पर, ये जो पॉइंट ए है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट की तो समझ आ गई। चलें सबसे पहले बनाते हैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। आपको सबसे पहले ऐसा करना होगा कि ये कंसिडर करना है, देखें यहाँ पर फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है जो सेम फोर्स यहाँ पर भी होगी पॉइंट सी पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये स्टैटिक कंडीशन में, और ये अगर स्टैटिक कंडीशन में इट्स मीन्स इट्स इन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम, ये आपने फोर्स देख ली। चलें हम फ्री बॉडी डायग्राम में आपको समझाता हूँ। जो फोर्स हमारे पास इस पॉइंट पर लग रही थी वो हमारे पास सी पर भी है। इस फोर्स को जो है तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो हमारे पास पॉइंट बी पर लगेगी। ये मैं बी सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बी सी कंपोनेंट की, ठीक है। नाउ फॉर ए बी कंपोनेंट में इस फोर्स को जो है, इस फोर्स के अपोजिट अगर हम बात कर लें ए बी की, तो ए बी की कंपोनेंट में हमारे पास वो भी इक्विलिब्रियम है। तो दीज फोर्सेस आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे को ओपोज, यानी कि ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, ये और ये हमारे पास किस फॉर्म में? इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। अब हमें कहता है कि आप ये फोर्सेस हमें कैलकुलेट करके दें, ठीक है। फोर्सेस तो हमारे पास तमाम गिवन है। फोर्सेस कैसे गिवन है? क्योंकि हमारे पास लोड ए की पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो वो तमाम ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सब में। तो यानी फोर्स तो हमारे पास सब में बराबर होगी, लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारे पास आएगी डिस्टेंस में, ठीक है। डिस्टेंस को हमने पॉइंट आउट करना है। तो पहली जो पॉइंट सी की बात की जाए तो ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी? हमारे पास माइनस वाई, यानी y हमारे पास ये पॉजिटिव y अपवर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास x पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन जो है हमारे पास कौन सी है? z एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मीन्स y के अपोजिट जा रहा है, तो मीन्स -1.3 ठीक है। इसके बाद f फॉर बी सी एंड पॉइंट b। अब इस पॉइंट b पे हमारे पास फोर्स अपवर्ड है, पॉजिटिव j, ठीक है। फिर पॉइंट ए बी, अगर ए बी की बात की जाए लेकिन पॉइंट बी पर ही बात की जाए, तो हमारे पास ये इस पोजीशन पर
डाउनवर्ड है। कैसे डाउनवर्ड ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और माइनस वाई की जगह पे है, तो मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, -1.3 J। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम ए बी की। तो एट एंड ए ऑफ शाफ्ट ए बी, तो वो डायरेक्शन फोर्स की आप चेक करें, यहाँ पर हमारे पास अपवर्ड की तरफ है, ये वाली ये अपवर्ड की तरफ है, तो पॉजिटिव J होगा हमारे पास। तो फोर्सेस तो हमें इन तमाम उस पर पता चल गई हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है टॉर्क, मूवमेंट एंड जितनी भी है ना, मूवमेंट्स एंड टॉर्क, ये भी हमें बताया। तो यहाँ पर तो इन लोगों ने डायरेक्ट सेटअप किया हुआ है, वो समझ नहीं आ रही, मैं आपको कॉपी से समझाता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया हुआ है। आप ऐसा करें कि अपने सामने बुक ओपन करें और फ्री बॉडी डायग्राम को देखते जाएं और यहाँ पर समझते जाएं। ठीक है, तो फोर्स पॉइंट सी पर आप देखें अपनी बुक में, फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड मींस -1.3, जो हमने फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है पॉइंट सी पर। सो हम लोड से सी की तरफ जाएंगे तो ये कितना है, 38 mm। तो आर हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ 0.038 एंड फोर्स इज -1.3। ठीक है, अब आ जाते हैं M1 की बात कर लेते हैं। मूवमेंट M1 आप देखें पॉइंट बी पर लग रही है, अपनी बुक में फ्री बॉडी डायग्राम पर देखें तो वहाँ पर बुक में जो है हमारे पास M1 जो है बी पॉइंट पर लग रही है। सो इस हमने फोर्स तक रीच करना है, तो फोर्स तक रीच करने के लिए फोर्स तो हमें पता है 1.3 जो हमने बी पॉइंट पे कैलकुलेट की है। ठीक है, एंड मूवमेंट आर्म इज 100, फोर्स तक जाने के लिए हमारे पास 100, तो 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से मूवमेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टॉर्क, T1 आप अपनी बुक में देखें तो ये भी पॉइंट बी पर लग रही है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन जो है हमारे पास इस तरफ है। ठीक है, टॉर्क की, तो आप T1 से हमने कहाँ पर लोड तक जाना है, तो T1 से 0.038 लोड तक आ गए। ठीक है, तो ये मूवमेंट आर्म हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं T2 की। तो T2 जो है हमारे पास, ये आप अपनी बुक में जब चेक करेंगे तो ये भी पॉइंट बी पर लग रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमारे पास -x की तरफ है। फोर्स हमने कैलकुलेट किए तो इसको यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, फोर्स तक लोड तक आने के लिए 100 mm मीन 0.1 मीटर, तो ये मूवमेंट आर्म आ गया एंड फोर्स कैलकुलेट की हुई है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की, मूवमेंट 2 की। M2 आप अपनी बुक में चेक करें तो ये भी पॉइंट बी पर लग रही है, लेकिन अब इसको भी, ये भी इस डायरेक्शन, ये अब इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, लोड तक आने के लिए जहाँ पर लोड लग रहा है, मूवमेंट आर्म कितना है 0.038 एंड फोर्स इज इक्वल टू -1.3। नाउ एम ए आप अपनी बुक में देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम में MA पॉइंट ए पर लग रही है, इसको यहाँ तक आने के लिए, अब देखें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 125 इस ए से इस लोड तक आने के लिए 125 + 38, 125 + 38, तो 163 को हम mm से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.163 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.163 मल्टीप्लाई बाय फोर्स जो यहाँ पर लोड लग रही है, तो इससे आ जाएगा 0.2119। ठीक है, के ये जो आपको के आई के शो हो रहा है, ये हमारे पास एक्चुअली डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये लग रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ गया टॉर्क। ये मूवमेंट MA की वैल्यू ये है, ये बुक में आई थिंक गलत उन लोगों ने लिखी हुई है, मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास MA की वैल्यू ये है। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट रह गया जिसको हमने कैलकुलेट करना है। सो फाइनल हमारे पास रह गया टी ए को जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन कुछ समथिंग इस तरह है। तो यहाँ से हमने लोड तक जाने के लिए हमारे पास कितनी 100 mm है, 100 mm मीन 0.1 मीटर हमने मूवमेंट आर्म इसका लेना है, तो 0.1 मल्टीप्लाई 1.3 तो 0.13 के यानी आई की डायरेक्शन में एंड के इज़ किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास तमाम टॉर्क एंड मूवमेंट कैलकुलेट हो गई, जो 0.1 हमने कम्प्लीटली जो है सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमसे क्या मांगा है, हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बुक की तरफ बढ़ते हैं। सो बेंडिंग मूवमेंट की बात की जाए, वो भी पॉइंट बी सी पर, यानी पॉइंट बी पर BC सेक्शन पर। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट तो हमने कैलकुलेट की हुई है 0.13। हमने क्या बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, लेकिन आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा। मैंने इसको सिंपल तरीके से आपके लिए कॉपी में सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको वहाँ से बता देता हूँ, 1 मिनट। सो ये आपने ये फार्मूला अपने जहन में हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला जब आप याद रखेंगे तो इसमें से हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया BH3/12 के बराबर होता है। ठीक है, बेस अब ये कैसे आया, ये आप अपनी बुक में देखें, मैं आपको बताता हूँ।
इस बुक में यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास अगर BC सेक्शन की बात की जाए तो इसमें जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास 0.06 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए हाइट की तो वो हमारे पास 30 mm है, ठीक है। तो ये अब हम इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में 0.006 इंटू 0.03 क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इसमें y इज इक्वल टू सी, यानी y इज इक्वल टू सी है, ठीक है। तो h/2 होता है इसका फार्मूला है, ये आप h जो है 0.03 है और डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को उठा के आप जब लिखेंगे तो आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है, वो हमने जो कैलकुलेट की हुई है। तो ये तरीका था बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने का। अब बढ़ते हैं आगे और मज़ीद सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमें कहा है कि आप लोग कैलकुलेट करें टॉर्जनल स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है पीछे गिवन है इक्वेशन 343 में, आप देख सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले में सिंपल आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है, लेकिन जस्ट एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास B एंड C फॉर टॉर्जनल स्ट्रेसेस चेंज हो जाएंगे। वो कैसे? जैसे कि हमारे पास पहले B 0.006 था और जो H था तो वो हमारे पास 30 mm था, लेकिन अब इस कंडीशन में हमारे पास चेंज हो जाएगा सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास जो B है वो बेस तो है, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, वो 0. यानी ये 30 mm है। क्या है हमारे पास? B is 30 mm and C is not h/2 here. C is for thickness. Thickness is what we have, 6 mm is the thickness. So put it in the formula. So we get the result of what? Torsional stress which is generally known as 155.6 megapascal, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद मूव करते हैं और कैलकुलेट करते हैं क्या चीज़, बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट ए। कहता है सी पार्ट में हमें कहता है फॉर स्ट्रेस एलिमेंट एट ए द बेंडिंग स्ट्रेस इज टेंसाइल एंड इज, वो क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला आप पीछे 328 इक्वेशन से देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ढूंढ लिया है। तो पीछे 328 इक्वेशन में गिवन है, जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुटिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए मूवमेंट की तो इन लोगों ने 660 लिखा है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है MA की वो आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है जो हमने निकाली है, ये बुक की मिसप्लेसमेंट हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है तो वैल्यूज़ लिखनी है जस्ट D। ये आप कहेंगे D क्यों? D इस वजह से कि जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है ये आप देख सकते हैं सर्कुलर, ये रॉड शेप में है। हमारे पास ये जो सेक्शन है वो क्या है, रॉड शेप में है, ठीक है। तो रॉड शेप में इसका जो डायामीटर है वो 20 mm है, ठीक है। क्या है? 20 mm का डायामीटर है। तो डायामीटर की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर में कन्वर्ट करके, एंड फाइनली वी गेट दी व्हाट स्ट्रेस एलिमेंट एट ए बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, जो टेंसाइल है। अब बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग साथ ये भी हमें बताएं कि व्हाट इज़ दी टॉर्जनल स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस क्या होगी? टॉर्जनल स्ट्रेस का फार्मूला यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ी सी आपको इसकी ब्रीफिंग दे देता हूँ कि टॉर्जनल स्ट्रेस का फार्मूला हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टॉर्जनल स्ट्रेस की बात कीजिए तो टॉर्जनल स्ट्रेस का हमारे पास फार्मूला Txz इज इक्वल टू TR/J होता है, ठीक है। T, अब इसमें जो R होता है D/2 और जो J होता है वो होता है πd4/32, ठीक है। 32 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, πd4T D से कट जाएगा तो D³ रह जाएगा π16T। अब जो माइनस साइन इन लोगों ने यहाँ पर फार्मूले में शो किया हुआ है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, वो आप देख लें। तो यहाँ पर जस्ट इसमें हम वैल्यूज पुटिंग करेंगे। टॉर्क हमारे पास क्या है, XZ, यहाँ पर हमने टॉर्क क्या ली हुई है, 130, एंड वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेक्शन ए के लिए जो हमने टॉर्क कैलकुलेट की है तो -0.13 या 0.13, जब इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास 130 आ जाएगा, ठीक है, 130 आ गया। आपने जस्ट इस फार्मूले में पुटिंग करनी है, डाया हमारे पास सेम है, ठीक है। उसके बाद अब कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें कहा गया है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करें। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो पीछे इक्वेशन में गिवन है, ठीक है, आपने वो फार्मूला लेना है और यहाँ पर लिखना है। लेकिन आप एक चीज़ को एनालाइज करें, जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं हमारे पास सेक्शन ए और बी की, तो यहाँ पर हमारे पास जो मूवमेंट्स लग रही हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ Z एंड X, यानी X एंड Z डायरेक्शन इज कंसिडरेबल, ठीक है। जो टॉर्क एंड मूवमेंट लग रही हैं, ठीक है, वो हमारे पास Z एंड X की डायरेक्शन में। सो
हेयर वी पुटिंग द वैल्यूज जस्ट सिंपल। सो ये हमने स्ट्रेस एक्स कैलकुलेट किया है, बेंडिंग जिसको हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस हमने ये कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। वो आपने इधर वैल्यूज उसकी पुटिंग करनी है, एंड टॉफ एक्स जी जो हमने ये कैलकुलेट की है आपने यहाँ पर लिखना है और सिंपल तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। इसके बाद बात करते हैं, हमें उन लोगों ने कहा कि आप लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी कैलकुलेट करें। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज एक्चुअली दिस पार्ट। तो दिस पार्ट आप यहाँ पर लिख लें, ये इसका अपना भी फार्मूला है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये जस्ट हमारे पास ये पोर्शन है, इसको कैलकुलेट करें एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करें। इसी के साथ यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल 3.8 ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।